अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संस्कार। 75 वर्षीय सत्यप्रकाश जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करते थे। कुछ वर्ष पहले तक वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे, परंतु 4 वर्ष पहले पत्नी की मृत्यु के गम ने उनकी सेहत और भावनाओं पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनका क्रसकाय शरीर अपनी पहचान खो चुका था, आंखें भीतर धंस चुकी थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। वैसे तो उनका परिवार नाती पोतों से भरा पूरा था, परंतु केवल कहने मात्र को ही परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह अपना कह पाते। और वैसे भी जब अपने शरीर के अंग ही साथ छोड़ने लगे थे तो भला परिवार से और क्या उम्मीद कर सकते थे। अपने घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे हुए सत्यप्रकाश जी अपने बच्चों को आते जाते देख कर ही समय गुजार लेते थे। सारा दिन किसी से अपने दिल का हाल बांटने को भी तरस जाते थे, लेकिन बेटा तो बेटा, नाती पोतों में से भी कोई उनके पास बैठकर 2 बातें करने को तैयार नहीं होता था। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें धुतकार दिया जाता। घर का प्रत्येक सदस्य उनके ऐसे दूर भागता था जैसे उन्हें कोई छूत की बीमारी हो। आज सुबह जब सत्यप्रकाश जी सोकर उठे तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। मनमोहक खुशबू ने अचानक उनकी भूख को तीव्र कर दिया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। उनके पोता पोती तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। करीब आधे घंटे के बाद जब उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो उसे रोक कर पूछ ही बैठे, बेटा, रसोई घर से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है बहू ने? अरे पिताजी, जो कुछ भी बनाया है थोड़ी देर में आपके सामने ही आ जाएगा। जब सारा काम निपट जाएगा तो आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। इतना कहकर उनका बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गया। भूख से परेशान सत्यप्रकाश जी बार बार रसोई घर की ओर ताक रहे थे। बहू खाना लेकर कब आएगी? मन ही मन बुदबुदाते और फिर सब्र रख कर चुपचाप बैठ जाते। बैठे बैठे थक गए तो फिर से चारपाई पर लेट गए और आसमान की ओर निहारते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। एक समय था जब इस गांव में उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर, जबान तक खोलने से पहले सोचते थे। घर के मुखिया होने के नाते सभी महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे और उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा और वे बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने लगे तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बेटे ने दुकान भी बखूबी संभाल ली थी। फिर अचानक एक दिन सत्यप्रकाश जी की पत्नी इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा। वह अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को समझ पा रहे थे। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वह आत्मसम्मान से जी रहे थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद वह नितांत अकेले पड़ गए। उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने मिमियाई सी बिल्ली की तरह हो गई। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत हुआ करते थे तो थोड़ी बहुत भूख लगने पर बादाम या भुने चनों का स्वाद ले लिया करते थे, लेकिन उम्र बीतने के साथ दांतों ने साथ छोड़ा तो सब स्वाद भी छूट गए। एक दिन बहुत मन हुआ तो आंगन में खेलते हुए पोते से कह बैठे कि बेटा, रसोई घर में जाकर अपनी माँ को कहो कि दादाजी के लिए बादाम इलायची वाला दूध बना दो। इतना कहने मात्र से मानो उन्होंने आफत ही मोल ले ली। इधर पोते ने अंदर जाकर कहा नहीं कि बहू गुस्से से तमतमाती हुई रसोई घर से बाहर निकल कर आई
और अपनी जबान से अंगारे बरसाती हुई बोली, 75 पार कर गए हैं, लेकिन जीभ तो देखो दिन ब दिन जवान ही होती जा रही है। न जाने कितनी भूख लगती है, जितना भी बनाकर खिला दो ना तो इनका मन भरता है और न ही पेट। पैर कब्र में लटके हैं, पर न जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पड़ोस में रहने वाली सरिता के ससुर सारे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं और घर पर भी छोटे मोटे सारे काम करवा देते हैं, पर यहाँ तो इतना सुख भी नसीब में नहीं है। सारा दिन बैठे बैठे बस हुक्म चलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। जरा सी बात पर ही अपनी तलवार की धार से भी तेज जबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि बादाम वाला दूध पीने की इच्छा ही कोसों दूर चली गई। उनका बेटा कद काठी से काफी लंबा चौड़ा था, पर मजाल की बूढ़े पिता को कोसती हुई अपनी पत्नी की तीखी जबान पर थोड़ा सा भी नियंत्रण कर पाता, और यदि गलती से कभी ऐसा कुछ कर भी बैठता तो खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता। आखिरकार उसे ही माफ़ी मांगनी पड़ती। अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर उसे मनाता, तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाता और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती। फिर तो दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े पिता को जमकर कोसने लगते। वो आखिरी दिन था जब सत्यप्रकाश जी ने बहू से खाने के लिए कुछ मांगा था। उस दिन के बाद से तो उन्होंने अपनी जबान पर ताला जड़ लिया। कुछ सामने आ जाता तो चुप करके खा लेते, नहीं तो भूखे ही बैठे रहते। आज तो बहुत देर हो गई, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। सत्यप्रकाश जी अब यह सोच ही रहे थे कि उनकी बहू रजनी एक हाथ में खाने की थाली और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और उनके सामने रख कर वापस अंदर चली गई। खाना देखते ही बहुत देर से भूख से बेहाल बैठे सत्यप्रकाश जी जल्दी जल्दी से खाना खाने लगे। हालांकि जिस खाने की खुशबू रसोई घर से आ रही थी वो ऐसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था। केवल 2 सादी रोटी के साथ रात की दाल थी, लेकिन भूख इतनी तेज लगी थी कि वह खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। सत्यप्रकाश जी अपने जीवन से तंग आ चुके थे। मन ही मन बुदबुदाते हुए विचार करने लगते कि वाकई बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। मालूम होता है कि नरक की ओर जाने वाले सभी रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। बूढ़े होते शरीर में ना तो पहले वाली ताकत रह जाती है और न ही अपने घर में एक फूटी कौड़ी जितनी भी कीमत। या तो अपने स्वाभिमान को दीवार में लगी खूंटी पर टांग कर अपनी बची खुची जिंदगी घुट कर ली, जो नहीं तो मृत्यु की आलिंगन में लेने के लिए तैयार खड़ी हैं। सत्यप्रकाश जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदली हुई परिस्थितियों को कोसते। इसके अतिरिक्त भला कर भी क्या सकते थे। थोड़ी थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो रही थी तो बदलते मौसम के साथ उन्हें खांसी छिड़ने लगी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी छिड़ी कि हाल बेहाल होने लगा। बेटा, इस खांसी ने तो बहुत परेशान कर रखा है, ऊपर से दमा का मरीज हूँ, लेकिन पंप भी खत्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। अपने बेटे को बुलाकर सत्यप्रकाश जी ने कहा तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, अरे वाह, सब बाद में करना, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें आज वहाँ जाना है, जल्दी से तैयार हो जाइए। कहते हुए रजनी कमरे में चली गई। अपनी पत्नी के खिलाफत करना तो बेटे के स्वभाव में ही नहीं था। पिताजी, अभी हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, आपकी दवाई मैं कल ला कर दे दूँगा। ऐसा कहकर उनका बेटा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गया। सत्यप्रकाश जी आश्चर्यचकित हुए, बस उन्हें देखते ही जा रहे थे। रह रहकर खांसी छिड़ती, मगर कोई सुनने वाला कहाँ था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। सोकर उठे तो करीब 12 बजे थे। नाश्ता भी नहीं किया था। भूख के मारे पेट की आंतड़ियां ऐंठने लगी थीं।
बहू ने नाश्ता बना कर रखा होगा, थाली में डाल कर ले आता हूँ। यह सोचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो देखा दरवाजे पर ताला जड़ा था। बस तो बस ताले को देखते ही रह गए और घुटनों के बल बैठकर सर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगा कर चले गए। कहते हुए उनका गला रूंध गया और वापस खाट पर आकर बैठ गए। तभी उनका पालतू कुत्ता अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठा कर ले आया और उनके सामने बैठकर ही रोटी खाने लगा। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कुत्ता ही उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो यह जानवर ही भला, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है, मुझे तो उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा। फपक कर रो पड़े। सत्य प्रकाश जी दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे वे कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। उनकी बुरी तरह खांसने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले रामलाल जी उनके घर आ पहुँचे। रामलाल जी उनके अच्छे दोस्त थे। कभी भी उन्हें तकलीफ में देखते तो उनकी मदद करने आ जाते थे। अपने दोस्त को देखते ही सत्य प्रकाश जी के सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात कह सुनाई। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर रामलाल जी का कलेजा मुंह को आने लगा। अपने घर जाकर सत्य प्रकाश जी के लिए खाना लेकर आ गए। अपनी इस हालत पर सत्य प्रकाश जी आज जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में खुद को पा रहे थे, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक कर रख कर भोजन करने लगे। थोड़ी देर उनके पास बैठकर हाल चाल बांटते रहे। उसके बाद रामलाल जी तो वापस चले गए, लेकिन सत्य प्रकाश जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। जेब टटोल कर देखी तो खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। तभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। रद्दी वाला, भंगार वाला। सत्य प्रकाश जी की नज़र आंगन के कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। वह जल्दी से उठे और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुला कर ले आए और उसे घर में पड़ी रद्दी तोड़ने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तोड़ने लगा। सारी रद्दी के 150 रुपये बनते हैं, कबाड़ वाले ने कहा। तो सत्य प्रकाश जी खुश हो गए कि चलो, इतनी में मेरा इन्हेलर तो आ ही जाएगा। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में सत्य प्रकाश जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए। उन्हें रद्दी बेचते देख उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। यह सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिलमिलाकर और अपने ससुर से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे खींच लिए। फिर सत्य प्रकाश जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी। खाना तो मुझे पड़ोस वाले रामलाल जी आकर दे गए थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपनी दवाई मंगवा लूँगा। कहते हुए सत्य प्रकाश जी की आवाज़ मुआसी सी हो गई, लेकिन न तो बेटा और न ही बहू को उन पर तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने निकल पड़े थे। बेटी की बातों से सत्य प्रकाश जी की आहत हो गए, लेकिन बहू को एक कदम और आगे निकली। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया, रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम, भी भंगार भी ले लेता हूँ, हमारा तो काम ही यही है, दिखाओ कितना भंगार है। तभी उसकी बहू ने सत्य प्रकाश जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से यह भंगार ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही सत्य प्रकाश जी का सीना कांप उठा और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई
वह कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े सत्यप्रकाश जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर, जो अंगार उगलती नजरों से सत्यप्रकाश जी की ओर घूरती जा रही थी। फिर तो कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पिताजी कोई भंगार तो नहीं है? मैं तो रद्दी या भंगार खरीदता हूँ। इतना कहकर सत्यप्रकाश जी को शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन सत्यप्रकाश जी अभी तक बेटे और बहू की बातों से स्तब्ध थे। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वे सोचते थे कि बेटा बहुत नादानी में उन्हें धुतकारते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थीं। उस समय उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने के थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। रह रहकर भंगार शब्द ही उनके कानों में गूंजता जा रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी देर में ही उनके पालतू कुत्ता आकर उसमें से रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, मेरे बेटा बहू एक कुत्ते को पाल सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। एक पिता अपनी संतान की हर ख्वाहिश, हर जिद अपनी हैसियत से आगे बढ़कर पूरी करता है, पर क्या वह संतान अपने पिता की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकती? सत्यप्रकाश जी सोचने लगे और फिर न जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ ज़रूरी सामान एक पोटली में डाला और आंगन में बैठे बैठे ही रात बीतने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले वे अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। रास्ते भर सोचते रहे कि कैसे अपने बेटे के जन्म पर बाजे गाजे के साथ खुशियाँ मनाई थी मैंने। इसी बेटे को अपनी बाहों के झूले में झुलाते हुए मैं पूरे गांव में घूमता था कि देखो, यह है मेरा बेटा जो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। कौन जानता था कि वही बेटा बुढ़ापे में मुझे ऐसी पीड़ा देगा कि जीना दूभर हो जाएगा। नहीं, अपने आत्मसम्मान की इस तरह धज्जियाँ उड़ते मैं हरगिज़ नहीं देख सकता। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम में जाकर रह लूं। कम से कम कबाड़ से तो बेहतर जिंदगी होगी। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज हो गई। जैसे ही गांव से बाहर पहुँचे तो असमंजस में पड़ गए कि कहाँ जाया जाए। थोड़ी देर में ही पास में ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछने लगे, भाई, आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। कहते हुए उनका गला भर आया। सत्यप्रकाश जी की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। सत्यप्रकाश जी ने देखा कि यह तो वही आदमी था जिसे एक दिन पहले उन्होंने रद्दी खरीदने के लिए घर में बुलाया था, जिसके सामने उनकी बहू रजनी ने उनकी बेइज्जती की थी। अरे बाबा, आप यहाँ और इस हालत में, और बाबा आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? आपका तो इस गांव में अपना घर है। आश्चर्य से कबाड़ वाले ने पूछा तो सत्यप्रकाश जी के सब्र का बांध टूट गया और आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। सिसकते हुए वह केवल इतना ही बोल पाए कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना खिला पाए तो क्या फ़ायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर। इससे तो बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए सत्यप्रकाश जी फिर से फूट फूट कर रो पड़े। उनकी ऐसी हालत देखकर कबाड़ वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। वह उनकी पीड़ा को भली भांति समझ पा रहा था। चलिए बाबा, मैं आपको ले चलता हूँ।
उदासी भरे स्वर में वह कबाड़ वाला बोला और उन्हें अपनी साइकिल रिक्शा के पीछे बिठा कर ले गया। रास्ते भर वह लगातार खांसते ही जा रहे थे। जैसे ही वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे और कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा, तभी न जाने उनके मन में क्या आया कि वह वापस उनके पास आ गया और चेहरे पर संकोच के भाव लिए बोला, बाबा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। वृद्धाश्रम के गेट पर खड़े सत्यप्रकाश जी बोले, क्या हुआ बेटा, क्या कहना चाहती हूँ? बाबा, मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। ना तो मुझे उनका चेहरा याद है और न ही कभी मुझे उनकी सेवा का मौका नहीं मिला। माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है, यह तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। मैं पूरी उम्र अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया मिल जाएगा। कबाड़ वाले की बात सुनकर सत्यप्रकाश जी विस्मय से उसे देखते रह गए और फिर बोले, बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? लोगों से अपने माँ बाप नहीं संभाले जाते और तुम इस अजनबी बूढ़े को सहारा देने की बात कर रहे हो। आज तो तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, परंतु अगर कल को मैं तुम्हें भी बोझ लगने लगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं, मैं इसी वृद्धाश्रम में ही चला जाता हूँ। यही मेरे लिए ठीक रहेगा। तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा, इस उपकार के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हाथ जोड़कर सत्यप्रकाश जी बोले और वृद्धाश्रम के अंदर जाने लगे। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा, उपकार मैंने नहीं, आपने मुझ पर किया था 20 वर्ष पहले, लेकिन शायद यह बात आपको याद नहीं है। ये सुनकर सत्यप्रकाश जी अंदर जाते रुक गए। फिर कबाड़ वाला बोला, बाबा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम रमेश है। जब मेरी उम्र 10 साल की थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देख आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती। एक इंसान को जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने मुझे 1000 दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, भले ही थोड़े में गुजारा करना पड़े, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। और बाबा, आज आप नहीं जानते, आपकी उस सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया है। आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूँ तो केवल आपके कारण। बाबा, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए रमेश उनके पैरों में गिर गया। तभी सत्यप्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर रमेश ने बाबा को आंगन में रखी खाट पर बिठाया। वह जल्दी से अंदर गया और अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर आंगन में बुलाकर ले आया। वह सब उन्हें देखकर हैरान थे तो सत्यप्रकाश जी से मिलवाते हुए रमेश कहने लगा कि यह मेरे बाबा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आज से यह हम लोगों के साथ ही इसी घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी सुनीता को बाबा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। कुछ देर बाद रमेश अपनी पत्नी के पास रसोई घर में आया और उसे सत्यप्रकाश जी की सारी कहानी बता दी। उनका सारा किस्सा सुनकर रमेश की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी रमेश ने कहा, सुनीता, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि बाबा को इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रमेश की पत्नी सुनीता बहुत संस्कारी थी। अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। इस दौरान वे बीच बीच में खांसते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में रमेश उनके लिए खांसी की दवाई भी ले आया। अगले दिन जब सत्यप्रकाश जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। रमेश ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी थी और बाजार जाकर उनकी ज़रूरत का सामान भी खरीद कर ले आया। रमेश को अपनी
इतनी सेवा करते देखा, सत्यप्रकाश जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो रमेश उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही सत्यप्रकाश जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो रमेश ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था। वही चश्मा लगाकर वह अखबार पढ़ने लगे, परंतु उन्हें उस चश्मे में अखबार पढ़ने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले रमेश बाबा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ ले गया और जब शाम को घर वापस लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवा कर ले आया। सत्यप्रकाश जी उसे समय अपने कमरे में लेटे हुए थे। रमेश कमरे में गया और उन्हें चश्मा देते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही सत्यप्रकाश जी की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्हें अचानक अपने अतीत की वह बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने को बोला था और खर्च बढ़ने के नाम पर बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थीं कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। तब से वो वही टूटा चश्मा पहने हुए थे। आज अपना नया चश्मा देखकर वह रमेश को बड़े प्यार और स्नेह भरी नज़रों से देखने लगे। सिर पर हाथ रखकर उन्होंने रमेश को ढेरों आशीर्वाद दिए। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अक्सर रात के समय में रमेश सत्यप्रकाश जी के पास जाकर बैठ जाया करता और उनके पैर दबाने लगता। एक बार पैर दबाते हुए रमेश ने सत्यप्रकाश जी से पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो हो ना? यहाँ आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं? तो सत्यप्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह पूछ कर तो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा इतना ख्याल तो कभी मेरे अपने बेटे ने भी नहीं रखा। तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यह सुनकर रमेश के चेहरे पर संतुष्ट के भाव आ गए और सत्यप्रकाश जी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी सत्यप्रकाश जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूँ तो यह सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए सत्यप्रकाश जी उठकर बैठे और अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही रमेश अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा? तो सत्यप्रकाश जी ने पोटली में से कुछ कागजात निकाले और रमेश के हाथ में देते हुए कहा, अब से यह सब तुम्हारा है। तो रमेश हैरानी से बोला, यह क्या है बाबा, और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो सत्यप्रकाश जी बोले, बेटा, यह मेरे घर और ज़मीन के कागज़ हैं। अब मैं यह सब तुम्हारा नाम पर करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनते ही रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने वह कागज़ सत्यप्रकाश जी के हाथों में वापस दे दिए और बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं यह सब नहीं ले सकता। पहले ही आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। यह सुकून भरी ज़िंदगी है तो सिर्फ आपकी बदौलत। फिर सत्यप्रकाश जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जैसे काट रहा था वो मैं ही जानता हूँ। कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसमें भी हिम्मत ने जवाब दे दिया, और बेटा, तूने तो पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई ज़िंदगी दे दी। अपनी सेवा से इस जर्जर शरीर में फिर से जान डाल दी। अब तो मुझे
अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा है। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुला कर ले आना। मैं जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहता हूँ। रमेश ने लाख मना किया, लेकिन सत्यप्रकाश जी नहीं माने और आखिरकार सत्यप्रकाश जी की जिद के आगे रमेश ने अपने घुटने टेक दिए और सत्यप्रकाश जी ने अपना मकान और ज़मीन उसके नाम पर कर दिया। सत्यप्रकाश जी के बेटा और बहू को कोर्ट की तरफ से मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। उनके बेटा बहू जो पिता के जाने के बाद से अब तक यही सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार। बूढ़े पिता के लिए जो 2 रोटी बनानी पड़ती थी उससे भी आज़ादी मिल गई और रोज़ की दवाइयों के खर्चे से भी। लेकिन जैसे ही उनके पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, उनकी सारी खुशियां हवा हो गईं। नोटिस देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बौखलाया हुआ उनका बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाले सत्यप्रकाश जी के दोस्त रामलाल जी के पास जाता तो कभी गांव के सरपंच के पास। लेकिन रामलाल जी, जिन्होंने अपने दोस्त को पल पल मरते देखा था, जैसे ही उन्हें इस सारे किस्से के बारे में पता चला तो उन्होंने भी या कहते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई कि जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उस बेटे का अपने पिता की जायदाद पर कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। जब बहुत बार मनाने पर भी रामलाल जी उन दोनों की मदद करने को तैयार न हुए तो सत्यप्रकाश जी का बेटा गांव के सरपंच के पास मदद मांगने पहुंचा और उनकी सहायता से वह अपने पिता का पता खोजते खोजते उनके पास आ पहुंचा। उस समय सत्यप्रकाश जी चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रहे थे और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई। सामने देखा तो उनके बेटा बहू घर के अंदर आ रहे थे, साथ में गांव के सरपंच भी थे। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे और हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चलते बने? हमसे बात तक नहीं की। आपको क्या मालूम आपका ये बेटा कितना परेशान हो गया था। आंखों से आंसू बहाता हुआ उनका बेटा बोला। तभी सरपंच ने सत्यप्रकाश जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, सत्यप्रकाश, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर चले तो नहीं जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर जाते। हाँ, आप तो यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये एक पल भी नहीं सोचा आपने। गुस्से में आकर उनका बेटा बोला। तभी सत्यप्रकाश जी सरपंच से बोले, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूँ। एक बोझ के अलावा तो कुछ समझा ही नहीं इन लोगों ने अपने इस बूढ़े बाप को, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसका मैं कौन लगता हूँ? मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कोई कमी है और ना ही मान इज्जत की, और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरा काम करती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े, और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। कभी हिम्मत जुटाकर खाने को कुछ मांग भी बैठता तो बहू मुझ पर ऐसे भड़कती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरी तबीयत खराब होती हुए भी मेरा बेटा बहू मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया, और वह भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने ना सोचा कि मेरे पीछे मेरी क्या हालत होगी। पड़ोसी ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उसकी धर्मपत्नी ने मुझे भिखारी की संज्ञा दे डाली। इतना कहते हुए सत्यप्रकाश जी की आंखों में आंसू बहने लगे और फिर बोले, खांसी की दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचा रद्दी बेच कर ही कुछ पैसे आ जाएंगे। और जानते हैं सरपंच साहब,
मेरी बहू ने तो मुझे भंगार कहकर मुझे ही बेचने की बात कह डाली। उस दिन बहू ने अपनी तीखी जबान से ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि काश यह ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। एक वृद्ध पिता को बुढ़ापा उतना कमज़ोर नहीं करता जितना उसकी संतान की उपेक्षा करती है। हर कदम पर चोटिल होता है, उसका स्वाभिमान उसे मुर्दा बना देता है। वह आंसुओं से नहीं, हृदय की गहराइयों से रोता है। उसके भीतर जीने के लालसा ही समाप्त हो जाती है। जब उसकी अपनी संतान उसे बोझ समझने लगती है। इतनी बातें सुनते ही सरपंच जी ने सत्य प्रकाश जी के बेटे बहू को गहरी निगाह से देखा और फिर बोले, क्यों बेटा, जो बातें तुम्हारे पिताजी ने बताई हैं क्या वो सच हैं? सरपंच जी के इस सवाल पर बेटा बहू दोनों की नजरें नीचे झुक गईं। फिर सरपंच जी रोब भरी आवाज में बोले, मैं तो यह सोचकर तुम्हारे साथ आया था कि कभी कभार बच्चों से गलती हो जाती है, अपने पिता से माफ़ी मांग लेंगे तो वह तुम्हारे साथ आने को झट से राजी हो जाएंगे। लेकिन बेटा, गलती तो तुमसे हुई ही नहीं, तुमने तो गुनाह किया है, एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तभी सारा मामला अपने हाथ से निकलते देख उनके बेटा और बहू पिता के पैरों में गिर गए और बोले, नहीं पिताजी, पिताजी हमारे साथ इतना सख्त व्यवहार मत कीजिए, हमें माफ़ कर दो। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बस अब आप अपने बेटा बहू के साथ घर चलो। कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर ना होता, किसी और के घर पर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रहा होता। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए। आपने तो सारी ज़मीन, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा तो सत्य प्रकाश जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। शुक्र मनाओ कि मुझे अपने पोता पोती का ख्याल था और उन्हीं के बारे में सोचकर मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना ही खून पराया हो गया और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, पिताजी, जिन्हें आप अपना मान कर यहाँ बैठे हैं ना, वह आपसे नहीं आपकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते हैं। आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए ही उन्होंने यह सारा जाल बिछाया है। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय रमेश जी, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, बाबा, आपकी ज़मीन जायदाद से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन मेरे किसी काम की नहीं। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और के आपके आने से वह कमी भी दूर हो गई। ऐसा कहते हुए रमेश की आंखें नम हो गईं। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी उठ खड़े हुए और बोले, सत्य प्रकाश, जो फैसला तुमने लिया है वह बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को यह दिन देखना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बेटों के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी भी वहाँ से चले गए और बेटा बहू भी मुँह लटका कर वापस लौट आए। कानूनी कार्रवाई करते हुए सत्यप्रकाश जी ने अपना मकान और ज़मीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली और भारी मन से बेटे बहू को वह मकान खाली करना पड़ा। अब वो किराए के मकान में ही रह रहे थे। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। वह शायद इसी बात का संकेत था कि जिस बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की कद्र नहीं जानी, उसे भला भगवान कैसे सुखी रख सकता है। अब वे दोनों अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहे थे। सत्य प्रकाश जी हंसते मुस्कुराते
अपने बेटे रमेश के साथ रहने लगे और रमेश ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।